मिडिल अर्थ पर इस किंगडम के लोगों को सबसे बेस्ट हॉर्समैन बताया जाता था। इस किंगडम के लोगों ने मिडिल अर्थ पर सबसे डेंजरस बैटल्स लड़ी और कई बार इन्होंने अपना हीरोइज्म दिखाया। लेकिन इसके अलावा इस किंगडम को कई सारी मुसीबतों और कई सारी डिफीट से भी गुजरना पड़ा। मूवर सीरीज 5 पर आज हम रोहान किंगडम की पूरी ब्रीफ हिस्ट्री को जानेंगे। इस पार्ट में मैं रोहान की अर्ली हिस्ट्री को कवर करूंगा। थर्ड एज में सोरोन के खिलाफ जितनी भी बैटल्स हुई उनमें रोहान के लोगों ने एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया। लेकिन इस राज्य का फॉर्मेशन वॉर ऑफ रिंग्स से जस्ट 500 ईयर्स पहले होता है। रोहान किंगडम को 2510 थर्ड एज में फॉर्म किया गया। इससे पहले रोहान के लोग ईस्ट में एडविन नदी के किनारे पर रहते थे। स्टार्टिंग में रोहान के इन लोगों को इथियोड कहकर बुलाया जाता था। इथियोड का मीनिंग होता है दी हॉर्स राइडर्स, यानी कि वो लोग जो हमेशा घोड़ों पर ही सवारी करते हैं। इन लोगों की स्टार्टिंग से ही गोंडोर के साथ अलायंस थी, लेकिन जल्द ही इथियोड के लोगों को वेल्स ऑफ एंडविन छोड़ना पड़ा। इस टाइम पर अगर दूसरी ओर गोंडोर को देखा जाए तो गोंडोर भी मुसीबतों से घिरा हुआ था। थर्ड एज के मिड में गोंडोर कई सारी प्लेग से गुजरा। गोंडोर के किंग्स की लाइन टूट गई थी और ईस्टरलिंग्स के साथ हुए कई सारे वॉर्स ने गोंडोर को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। इस टाइम तक गोंडोर का नॉर्थ पार्ट कैलेथ्रॉन पूरी तरह से डिपॉपुलेटेड हो चुका था। इस रीजन में ईस्टरलिंग्स और ऑक्स बहुत बार हमला करते हैं, जिससे वहाँ की पॉपुलेशन काफी इफेक्ट होती है और वो धीरे धीरे उस एरिया को छोड़ देती है। इन्हीं सब के चलते गोंडोर किंगडम एओथेड के यंग लॉर्ड एओरेल को एक मैसेज भेजता है। बोरोंडियर नाम का यह राइडर रेड एरो लेकर एओरेल के पास जाता है। वो एओरेल से रिक्वेस्ट करता है कि ईस्टरलिंग्स के खिलाफ होने वाली लड़ाई में एओथेड के लोग गोंडोर की मदद करें। इसके बाद अप्रैल 6, 2510 थर्ड एज में एओरेल और इथियोड की सेना गोंडोर के नॉर्थर्न रीजन्स के लिए मार्च करती हैं। इस टाइम तक कालीनार्थोन के रीजन पर ईस्टरलिंग्स और ओक्स का कब्जा हो गया था। इन ईस्टरलिंग्स के लोगों को बैलकोथ कहकर बुलाया जाता था। इसके बाद एओरेल की सेना जब कैलिब्रैंड के मैदानों में पहुंचती है तब वहां पर ऑक्स और ईस्टरलिंग्स उन पर हमला करते हैं। इस लड़ाई में ईस्टरलिंग्स और ऑक्स गोंडोर के स्टुअर्ट कीरोन को हराने ही वाले थे, लेकिन तभी वहां पर एओरेल के लोग पहुंच जाते हैं और वो गोंडोर की सेना के साथ मिलकर ऑक्स और ईस्टरलिंग को हरा देते हैं। एओथेड की सेना की वजह से गोंडोर के लोग इस लड़ाई को जीत जाते हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद एओरेल और किरियन बैंक ऑफ स्ट्रीम के किनारों पर मिलते हैं। यहाँ पर वो दोनों अमान अनवार की हिल्स पर जाते हैं। यह वही जगह होती है जहाँ पर एलेंडिल और इसिल्डूर की कब्र होती है। यहाँ पर किरियन एओरेल को एलेंडिल और इसिल्डूर की सीक्रेट कब्रों को दिखाता है। यहाँ पर ये दोनों लॉर्ड्स एक दूसरे के साथ ओथ लेते हैं। किरियन और एओरेल एक दूसरे से वादा करते हैं कि इथियोड और गोंडोर के लोग हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे और वो हमेशा अलायंस बनाकर रहेंगे। इसके बाद किरियन कैलिनार्थोन के रीजन को एओरेल को सौंप देता है और वो उसे परमिशन देता है कि एओरेल वहां पर अपना किंगडम बना सकता है। इस इंसिडेंट के बाद से ही कैलिनार्थोन के इन लैंड्स को किंगडम ऑफ रोहान बुलाया जाता है। इस दिन के बाद से इन लोगों को रोहिरम कहकर बुलाया जाता है, जिसके बाद ये लोग रोहान के रीजन में जाते हैं और वहां पर गोंडोर के 2 अबेंडेंट शहर सूटबर्ग और एडरेस को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करके वहां पर रहने लगते हैं। रोहान के नॉर्थन मोस्ट रीजन में टावर ऑफ ओरिथैंक होता है, जिसे आगे चलकर सोरोमन आइजनगार्ड का नाम देता है। इसके बाद एओरेल ने इस रीजन में एक नए शहर को बसाया जिसका नाम रखा गया फोल्ड और ये रोहान की कैपिटल होने वाली थी। इसके बाद रोहान किंगडम को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। रोहान के वेस्ट में हिली माउंटेन्स के पास जो एरिया था उसका नाम वेस्ट मार्च रखा गया। इसके बाद एंटवॉश और आइजन रिवर के बीच के हिस्से को वेस्टर्न नेट बोला गया और जो हिस्सा ईस्ट में था उसे ग्रेट प्लेन्स ऑफ रोहान कहा गया। इसके बाद एओरेल ने रोहान पर 35 इयर्स तक राज किया। इसके बाद 2545 में ईस्टरलिंग्स रोहान के ईस्टर्न टेरिटरीज पर हमला करते हैं। इस बैटल के दौरान 60 इयर्स की एज में एओरेल और उसका घोड़ा फेलारोफ दोनों इस बैटल में मारे जाते हैं। इसके बाद एओरेल और उसके घोड़े को रोहान के रॉयल माउंटेन एल्फ्रिन में दफन कर दिया जाता है। ये माउंटेन्स व्हाइट फ्लावर्स से घिरे हुए थे, जिन्हें रोहान के लोग सिंबल मूना कहकर बुलाते थे। इसके बाद एओरेल का बेटा ब्रैगो रोहान का अगला किंग बनता है। ब्रैगो ने ऑक्स और ईस्टरलिंग्स को साउथर्न रीजन्स में पूरी तरह से हरा दिया था। इसके बाद नॉर्थ साइड से डनलैंडिंग्स भी रोहान पर हमला करते हैं, लेकिन ब्रैगो उन्हें भी हरा देता है। डनलैंडिंग्स रोहान के लोगों से इसलिए नफरत करते थे क्योंकि वो मानते थे कि कैलेथोन की ये लैंड्स उन्हें बिलोंग करती हैं, ना कि रोहान के लोगों को। ये लोग भी ब्री के लोगों से ही बिलोंग करते थे और रोहान के कॉमन इंसेस्टर्स थे। इसके आगे किंग ब्रैगो की डनलैंडिंग्स के साथ कई सारी बैटल्स हुई
और इसी दौरान उसने कई सारी न्यू लैंड्स को भी एक्सप्लोर किया। इन्हीं ओकेजन्स पर एक दिन वो हैरोडेल की पहाड़ियों पर पहुंचता है, जहां पर उसे पाथ ऑफ डेड्स के रास्तों का पता लगा। ब्रेगो के रूल के दौरान उसने एड्रेस सिटी में गोल्डन हॉल ऑफ मेडुसिल को बनाया और 2569 में उसने इस शहर को अपनी न्यू कैपिटल बना लिया। इस सिटी के बनने की सेलिब्रेशन में ब्रेगो के एल्डेस्ट सन बेल्डोर ने एक वोव ली कि वो पाथ्स ऑफ डेड के डार्क डोर के अंदर जाएगा और उसे एक्सप्लोर करेगा। इसके 1 साल बाद वो पाथ्स ऑफ डेड के रास्तों पर गया और फिर वापस कभी नहीं आ पाया। इसके 400 साल बाद जब एरागोन पाथ्स ऑफ डेड को ट्रेवल करता है, तब एरागोन को रास्ते में बेल्डोर का आर्मर और उसके बाकी वेपन्स के रिमेन मिलते हैं। जिस साल बेल्डोर पाथ्स ऑफ डेड पर गया था, उसी साल ब्रेगो की भी मौत हो जाती है, जिसके बाद ब्रेगो का दूसरा बेटा एल्डोर रोहान का अगला किंग बनता है। एल्डोर रोहान पर 75 ईयर्स तक रूल करता है और वो 101 साल तक जिंदा रहता है। एल्डोर के रूल के दौरान रोहिरम की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है और हैरोडेल और व्हाइट माउंटेन्स को रोहान के लोग अच्छी तरह से सेटल कर लेते हैं। इस टाइम तक रोहान की सेना ने डन लैंडिंग्स को भी रोहान की बाउंड्री से बाहर कर दिया था। इसके बाद एल्डोर का सन फ्रेया 75 ईयर्स की उम्र में रोहान का अगला किंग बनता है। फ्रेया रोहान पर 14 ईयर्स तक राज करता है और उसके रूल के दौरान रोहान में कोई भी बैटल नहीं लड़ी जाती और ये 14 ईयर रोहान की हिस्ट्री में सबसे पीसफुल ईयर्स होते हैं। फ्रेया के बाद 2569 में उसका सन फ्रेविन अगला किंग बनता है। फ्रेयावाइन रोहान पर 21 ईयर्स तक राज करता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। इसके 100 सालों बाद रोहान के कुछ लोग क्लेम करते हैं कि फेरवेन के बेटे गोल्डवाइन से अलग फेरवेन के कई सारे बेटे और होते हैं और फेरवेन के ये डिसेंडेंट बेटे डन लैंडिंग्स के साथ एक अलायंस बनाते हैं और रोहान में एक सिविल वॉर हो जाता है। जब गोल्डवाइन का सन डेओर रोहान का किंग बनता है, तब रोहान में सिचुएशन खराब होने लगती है। डेओर के रूल के दौरान डन लैंडिंग्स कई बार रोहान की सिटीज पर हमला करते हैं। इसके बाद 2710 में किंग डेओर अपनी सेना को लेकर नॉर्थ में जाता है और डन लैंडिंग्स को हराता है। यहाँ पर डेओर को पता लगता है कि डन लैंडिंग्स आइजनगार्ड के टावर में छुप गए हैं और उन्हें वहां से निकालना बहुत मुश्किल था। इसके लिए रोहान गोंडोर किंगडम से मदद मांगता है, लेकिन गोंडोर उस टाइम पर ऑलरेडी मोरेडोर के ऑक्स के साथ एक वॉर में होता है। गोंडोर का स्टुअर्ट एल्गोमोथ रोहान की सेना के लिए मदद नहीं भेज पाता, जिस वजह से रोहान की सेना इस टाइम पर आइजनगार्ड पर हमला नहीं करती। इसके बाद 2741 में डेओर की डेथ हो जाती है, जिसके बाद उसका बेटा हेल्म्स रोहान का अगला किंग बनता है। हेल्म अगले 13 इयर्स तक रोहान पर राज करने वाला था और उसके टाइम पीरियड के दौरान रोहान किंगडम और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसी दौरान रोहिरम किंगडम का एक लॉर्ड फ्रेका हेल्म की काउंसिल का लॉर्ड बनाया जाता है। फ्रेका के कनेक्शन रोहिरम और डन लैंडिंग्स दोनों से थे, इसीलिए हेल्म्स उस पर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करता। इसके बाद 2754 में फ्रेका एक काउंसिल को अटेंड करने एड्रेस आता है। यहाँ पर वो हेल्म्स से उसके बेटे के लिए उसकी बेटी का हाथ मांगता है, लेकिन हेल्म्स इस ऑफर के लिए इनकार कर देता है और फ्रेका का मजाक उड़ाता है और फ्रेका हेल्म्स से गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद हेल्म्स फ्रेका का कॉलर पकड़कर उस काउंसिल से उसे निकाल देता है और यहाँ पर हेल्म फ्रेका को मार देता है। इसके बाद हेल्म फ्रेका के बेटे और उसके बाकी लोगों को एड्रेस से निकाल देता है। इस इंसिडेंट के बाद हेल्म को हैमरहेड बुलाया जाता है, क्योंकि उसने एक पंच में फ्रेका को मार दिया था। इसके 4 सालों बाद फ्रेका का बेटा डन लैंडिंग्स और उम्बार के लुटेरों के साथ एक बड़ी फोर्स को बनाता है और 2758 में वो एड्रेस पर हमला करता है। यहाँ पर पहली बैटल में डन लैंडिंग्स और उम्बार के लुटेरे हेल्म की सेना को हरा देते हैं और बची हुई सेना और हेल्म सूटबर्ग के फोर्ट में चले जाते हैं। इसके बाद डन लैंडिंग्स रोहान की कैपिटल एड्रेस पर कब्जा कर लेते हैं और वो रोहान के किंगडम को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं, जिसके बाद वो सूटबर्ग के फोर्स को सीज कर देते हैं। यहाँ पर फ्रेका का बेटा वुल्फ हेल्म के बेटे हेलेथ को मार देता है और गोल्डन हाउल में वो खुद को रोहान का अगला किंग डिक्लेयर कर देता है। हेल्म का दूसरा बेटा हामा हेल्म के साथ सूटबर्ग के फोर्ट में फंसा होता है और इसी दौरान रोहान में लॉन्ग विंटर आता है। इस विंटर सीजन का असर मिडिल अर्थ के नॉर्थन राज्यों पर होता है और इसी वजह से रोहान और शहर में कई लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद काफी टाइम गुजर जाता है और सूटबर्ग के फोर्ट में खाने की कमी होने लगती है, जिसके बाद हामा एक सोल्जर्स के ग्रुप के साथ सूटबर्ग से बाहर खाने की तलाश में जाता है, जिसके बाद वो एक बर्फीले तूफान में खो जाते हैं और कभी वापस लौटकर नहीं आते। इसके बाद हेल्म को जब ये खबर मिलती है, तब वो पूरी तरह से पागल हो जाता है। वो सूटबर्ग फोर्ट से बाहर निकलता है और डन लैंडिंग्स की आर्मी पर अटैक करता है। वो अकेला कई सारे डन लैंडिंग्स को मार देता है
और हेल्म के फाइट स्टाइल को देखकर डनलैंडिंग्स के सारे सोल्जर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद कई दिनों तक हेल्म डनलैंडिंग्स के सोल्जर्स के ऊपर रेड करता है और अगले कुछ दिन बाद हेल्म्स भी मारा जाता है, जिसके बाद उसकी बॉडी स्नो में फ्रीज हो जाती है। और जब भी डनलैंडिंग्स के सोल्जर हेल्म्स फोर्ट की तरफ बढ़ते थे और जब वो हेल्म की बॉडी को देखते थे तो वो वहां से भाग जाते थे। हेल्म की मौत के बाद रोहान की फर्स्ट लाइन ऑफ किंग ब्रेक हो जाती है। इसके बाद हेल्म की बहन का बेटा फेराल रोहान का अगला किंग बनता है। किंग फेरेल भी डन हैरो की पहाड़ियों में छिपा हुआ था, क्योंकि इस टाइम पर उम्बार और डनलैंडिंग्स का कब्जा पूरे रोहान पर था। इसके बाद रोहान में एक बार फिर से गर्मियां आ जाती है और इसी दौरान फेरेल डनलैंडिंग्स की सेना पर एक सरप्राइज अटैक करता है। फेरेल रोहान की कैपिटल एड्रेस पर हमला करता है और वुल्फ को मारकर एड्रेस को फिर से रिक्लेम कर लेता है। इसके बाद फेरेल एक बार फिर से रोहान का ऑफिशियल किंग बन जाता है और इस टाइम तक गोंडोर के सैनिक भी रोहान के सैनिकों की मदद के लिए आ जाते हैं। इस लड़ाई के बाद एक व्हाइट विजर्ड रोहान में आता है और फेरेल से मिलता है। इस व्हाइट विजर्ड का नाम सोरोमन होता है और वो अपने साथ फ्योरोल के लिए कई सारे गिफ्ट्स लेकर आता है। इसके बाद सोरोमन फ्योरोल से आइजनगार्ड टावर को मांगता है। यहाँ पर फ्योरोल गोंडोर के स्टुअर्ट बैरन से एक डिस्कशन करता है और फाइनली आइजनगार्ड का टावर सोरोमन को मिल जाता है। वो सारोमन को एक पावरफुल अलाय की तरह देखते थे जो रोहान की नॉर्थर्न टेरिटरीज को डनलैंडिंग से बचाएगा, लेकिन आगे चलकर सोरोमन रोहान के लिए एक मुसीबत बनने वाला था, जिसकी बात हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर।